साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, आज भले आप डुमरी एमएलए टाइगर जयराम कुमार महतो का जिक्र कर लें, तारीफों के पुल बांध डालें, चर्चा करें, चर्चा होती भी है और हो रही, उसके कारण है। लेकिन एक दौर था साथियों जब झारखंड की लड़ाई लड़ी जा रही थी और युवाओं की एक टोली थी जो हर जगह कहीं बंद कराती थी, कहीं धरना देती थी, कहीं प्रदर्शन करती थी। और एक संगठन था ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जेएमएम का वो छात्र संगठन था, या युवाओं का एक संगठन था, युवाओं की एक टोली थी आजसू। और तब आजसू में कई चेहरे थे। कभी कहा जाता है कि बंधु तिर्की भी थे आजसू में, सुर सिंह बेसरा तो थे ही, संस्थापकों में से माने जाते हैं सुर सिंह बेसरा। रतन तिर्की भी थे, कई चेहरे, प्रभाकर जी थे, कई चेहरे, कई नाम है, कई लोग तो उभर कर आए। लेकिन बाद में पता नहीं क्या रणनीतियां हुई, क्या राजनीतिक दांव पेच जो होती है दोस्तों, कि आजसू जो है अलग हट गई सुदेश महतो की अगुवाई में और पार्टी का शक्ल अख्तियार कर लिया। अब आज वो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन नहीं कही जाती, आजसू पार्टी उसका नाम है। अब बात चली सुदेश महतो की, क्यों? क्योंकि टाइगर जयराम की मैंने बात की, तो वही सुदेश महतो हैं। तूती बोलती थी दोस्तों, और खास करके कुर्मी समुदाय के तो वो नायक थे। कहा जाता है कि जब इंटर में थे वो, तो एक इंग्लिश मैगजीन ने यूथ आइकन का अवार्ड उन्हें दिया था, यानी कि नवाजा था। अब बिल्कुल नौजवानी में टटके युवा थे वो, तो विधायक भी बने थे। अब पार्टी बड़ा तेजी से आगे बढ़ी, डिप्टी सीएम भी रहे एक दो बार, लेकिन सत्ता में फुल फ्लेज वो शामिल ना हो सके। वही आजसू पार्टी, वही नायक उस पार्टी के जो अपने आप को तब ठेकेदार माना करते थे कुर्मी समुदाय के। कहा जाता है, राजनीतिक पंडित ऐसी बातें कहते हैं। लेकिन अब जो है धीरे धीरे पराभव हो रहा है उनका। क्यों हुआ? एक दो चुनाव आपने देख लिया। अभी चर्चा इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि आजसू पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है और उसके जो अगुवा हैं सुप्रीमो सुदेश महतो का जन्मदिन भी मनाया गया। इसी के लिए हम बैठे हैं साथियों, और हमारे साथ है हमारे पॉलिटिकल एडिटर। बड़ा सूक्ष्म दृष्टि रहती है इनकी, तो उनसे समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। जो एक नायक था एक दौर में, तूती बोला करती थी, डंका बजा करता था सुदेश महतो का, धीरे 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 सीढ़ियां और चढ़नी चाहिए तो सोपान से और नीचे धीरे धीरे उतरते जा रहे हैं। क्या कारण देखते हैं शैलेंद्र भाई आप? देखिए, ये बड़ा मुश्किल है ये कह पाना जो मुख्य रूप से उसके कारण क्या रहे। लेकिन ये एक जरूर आप उसको आप कह सकते हैं जो राजनीतिक जो शैली रही आजसू पार्टी की, खासकर जब से सुदेश महतो के हाथों में वो पार्टी आई है। आप इसको 2008-9 के बाद से आप इसको समझ सकते हैं, जब से वो प्रमुख के रूप में सामने आए हैं पार्टी के। तो उसके बाद से आजसू की राजनीति की जो शैली रही, आजसू पार्टी की राजनीति की शैली रही, वो बहुत ही विरोधाभास रही। हमारे बहुत सारे दर्शकों को पता है, आपको भी पता होगा, याद भी होगा, जो एक दौर था 2008 के समय में जब मधु कोड़ा मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो उस समय वो दो विधायक हुआ करते थे आजसू के, एक सुदेश महतो और दूसरे चंद्र प्रकाश चौधरी। यानी उस समय जो आज एकमात्र सांसद है। हाँ, निश्चित रूप से 2005 के जो चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, जो नवंबर महीने में चुनाव हुआ था, 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे, तो 2005 के नवंबर महीने में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में 2 विधायक चुने गए थे, सिल्ले से सुदेश महतो और रामगढ़ से चंद्र प्रकाश चौधरी। तो जब मधु कोड़ा निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी, तो जो 5 निर्दलीय विधायकों या एकमात्र विधायकों का जो एक ग्रुप बना था, G5 उसको उस समय कहा जाता था जी, उसमें कमलेश सिंह, हरिनारायण राय और ये एक दो और लोगों थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, लेकिन उसी में एक ये भी नाम था इनका, चंद्र प्रकाश चौधरी। यानी
वो उसमें मंत्री हुआ करते थे उस मधु कोड़ा के मंत्रिमंडल में, और विपक्ष में जबकि सुदेश महतो बैठते थे। यानी एक राजनीतिक शैली ऐसी थी जो आजसू पार्टी को लेकर के लोगों के मन में हमेशा ये सवाल रहता था, आखिर ये कैसी पार्टी है जो एक तरफ एक विधायक उसका सत्ता पक्ष में बैठा रहता है, मंत्री के चेयर पे बैठा है, और दूसरा विधायक जो है वो विपक्ष में बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से एक ये विरोधाभास की जो शैली रही है पार्टी की, या फिर पार्टी के नेतृत्व की, या फिर उनके उससे जुड़े मुद्दों की, नेताओं की, या उन चीज़ों की, तो निश्चित रूप से वो उसका एक बड़ा कारण है जो उसने कभी भी इसको फुल फ्लेज में अपना एक स्टैंड लेने के लिए, या फिर लोगों के बीच में जो एक उनकी पहचान बनाने या उसकी स्वीकार्यता बढ़ाने के नज़रिए से वो कभी आगे नहीं बढ़ पाई। 2009 के चुनाव के बाद आप देख लीजिए, जहाँ लेकिन 2009 के चुनाव में मुझे लगता है 5 विधायक उनके चुने गए थे उस समय, और डिप्टी सीएम भी बने थे उस समय, याद ही होगा, जो एक बड़ा वो ये उस समय बहुत तेज़ ये वायरल भी हुआ था, जो इस बार जो 2009 के विधानसभा चुनाव के बाद जो इस बार पहली बार ऐसा है जो झारखंड के लिए लड़ने वाले, झारखंड को बनाने वाले और झारखंड का निर्माण करने वाले, इन तीनों की मिली भगत है। यानी वो जैसे उसमें जेएमएम का नाम आया था, उसमें जेएमएम, आजसू और बीजेपी मिलकर उन्होंने सत्ता बनाई थी। 2009 में जब पहली बार वो मंत्री के रूप में शिबू सोरेन ने शपथ ली थी, और डिप्टी सीएम के रूप में एक तरफ रघुवर दास थे और एक तरफ सुदेश महतो थे। तो ये एक चर्चा चली थी जो झारखंड के लिए, जिन्होंने झारखंड का निर्माण किया, यानी बीजेपी को क्रेडिट दिया जाता है। झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी गुरुजी और शिबू सोरेन, और प्लस इधर दूसरी तरफ छात्र नेता, जैसे आपने कहा छात्रवाल, छात्रों की एक टोली हुआ, तो इन तीनों को लेकर के तो उस समय भी एक विरोधाभास की स्थिति बनी थी जो दो अलग फिर उसके बाद जब अर्जुन मुंडा बने तब भी तो डिप्टी सीएम, उसके बाद भी ये डिप्टी हेमंत सोरेन भी हाँ, निश्चित रूप से उस समय यही हुआ। जब बीजेपी मुख्यमंत्री बने तो उस समय फिर हेमंत सोरेन को डिप्टी सीएम बनाया गया, क्योंकि उनको जेएमएम को प्रतिनिधित्व देना था, और उधर से फिर सुदेश महतो डिप्टी सीएम बने थे। और एक समय था जो समय पथ निर्माण विभाग वो सुदेश महतो के जिम्मे, वहाँ शायद एक प्रकरण ऐसा है जो आपको भी याद होगा, जब सुदेश महतो जी की शादी होने वाली थी तो जो उनका ससुराल पक्ष था, नेहा महतो का गांव, वो मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन उस गांव तक सड़क नहीं हुआ करती थी, तो रातों रात जो आप सड़कें बनी थी, तो ये काफी सुर्खियां पड़ी थी। तो एक ये भी दौर रहा था राजनीति का, जो आपने जैसा कहा, जो उनके नायक के रूप में और पकड़ हुआ थी, उनकी तूती बोलती थी। निश्चित रूप से वो एक दौर जो था ना, वो युवा चेहरे के रूप में यदि सबसे ज्यादा स्वीकार्यता उस समय हो रही थी। हम लोग शुरुआती दिनों में इस पत्रकारिता में थे तो हम लोग को भी लगता था जो ये, क्योंकि उनकी भाषा शैली इतनी बेहतरीन थी, विषयों पे उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी, वो मुद्दों को बड़ा टच, जैसे आप आज जयराम महतो को देखते हैं लोगों के बीच में जा करके उनसे बातें करना, उनके तरीकों, तो ऐसा ही कुछ उनका भी था। लेकिन उसके बाद से आप कह सकते हैं जो एक, क्योंकि उसी दौर में दिल्ली में ही अमित महतो युवा नेता के रूप में, उसके बाद से कहा जाता है कि वो इलीट होते गए। हाँ, ये आप कह सकते हो, क्योंकि सत्ता में आपकी जब सीधी भागीदारी हो, जनता से सीधी पकड़ जो है कमजोर होती वो फिर वो आप कह सकते हैं ना, ग्रामीण विकास विभाग एक ऐसा है जैसे आज भी वो सुर्खियों में रहता है, भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा है, योजनाओं में गड़बड़ियों को लेकर के। तो उस समय उस दौर में भी ये चीजें हुई, उसमें ये कहा गया था जो वो उनका विभाग जो है वो ठेकेदारों के बीच में, या एक जिसको आप एलिट कह रहे हैं, या फिर उस एक दौर में मतलब कि वैसे लोगों में वो घिर गए जिससे उनकी दूरियां जो है वो अपने इलाके के लोगों से हो या आम लोगों से हो, झारखंड से हो, तो वो उनसे दूरियां बढ़ गई थी। और जैसे मैंने कहा जो एक अमित महतो का उस समय काफ़ी वो तेज़ी से वो, क्योंकि उस समय अमित महतो बाबूलाल मरांडी की पार्टी में झारखंड विकास मोर्चा के युवा नेता के रूप में उनकी पहचान होने लगी। वो गाँव-गाँव में घूम घूम कर लोगों के बीच में, यानी एक तरफ आप कह सकते हैं जो सुदेश महतो इलीट तरफ बढ़ गए, यानी उनकी दूरी बढ़ गई, और दूसरी तरफ उनके विपक्ष में या फिर उनके खिलाफ एक ऐसा युवा चेहरा खड़ा हो गया जो आज वही अमित महतो आज विधायक भी हैं जो सिल्ली से, और उन्होंने ही इस बार सुदेश महतो को हराया। तो उससे ये हुआ जो उनके राजनीतिक में मतलब कि आप कह सकते जो पराभव हुआ, और चुनाव भी हार 2014 में वो चुनाव हारे, और भाजपा से गठबंधन टूटा 2014 में, भाजपा से भी गठबंधन, निश्चित आप सही कह रहे हैं। जो उस समय रघुवर दास मुख्यमंत्री थे और वो बहुत ज़्यादा सीटें इनको देना नहीं चाहते थे, 7 से 8 सीटें देना चाहते थे, जबकि ये 12 से 15 सीटों के लिए अड़े थे। बीजेपी नेतृत्व चाह भी रहा था जो इनके साथ गठबंधन हो,
लेकिन वो गठबंधन हुआ नहीं और यही वजह है जो 2014 में 2019 के चुनाव में उन्हें सत्ता खोनी पड़ी अपनी। तो वैसी स्थिति इनको इनकी राजनीति को लेकर के, क्योंकि कई बार ये भी सवाल उठते रहे हैं जो पूरे 4 साल 5 साल 4.5 साल आप जो भी कह लीजिए चुनाव से पहले वो बहुत मेहनत करते हैं। शैलेंद्र जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि पिछलग्गू बन के रह गई थी भारतीय जनता पार्टी के और यही कारण बना कि धीरे धीरे वो उसकी गति जो है मंथर होती गई? बिल्कुल सही आपने कहा और निश्चित रूप से यही सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि वो आजसू पार्टी ऐसी पार्टी है और सुदेश महतो पूरे 5 साल वो, चाहे वो विपक्ष में रहे चाहे वो सत्ता पक्ष में रहे, तो वो लगातार मेहनत करते हैं संगठन को लेकर के, संगठन के नज़रिए से नए नए क्षेत्रों में जाके, विधानसभा क्षेत्रों में वो जनसंवाद करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, संगठन को खड़ा करते हैं। लेकिन जब चुनाव की बारी आती है, नए नेतृत्व को प्रदान करने की बात आती है, चुनाव लड़ने की बात आती है, तो वो महज 10 से 12 सीटों पर सिमट जाते हैं। वैसी स्थिति में ये होता है जो उनके नेता दूसरे दलों में चले जाते हैं, क्योंकि उनको जब टिकट मिलने की उम्मीद नहीं रहती है तो वैसे में वो आजसू पार्टी को छोड़कर दूसरे दलों में जाते हैं। और ज़्यादातर जगहों पे ये देखा गया है आजसू के लिए जो वह स्थानीय नेतृत्व के कारण ही पार्टी की मौजूदगी उस इलाके में होती है। अभी चंदन क्यारी देख लीजिए, विधानसभा चुनाव हुआ, निश्चित रूप से सबसे बड़ा कारण था वो। आप जिस तरह से चंदन क्यारी में उमाकांत रजक लंबे समय से वो आजसू पार्टी से जुड़े रहे, पूर्व मंत्री भी रहे थे और कोशिश भी उन्होंने अंत तक यही की थी जो किसी तरीके से वो सीट आजसू को मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिला तो मजबूरन वो जेएमएम में चले गए और वहां से फिर वो जीत गए। तो ये आपने जो कहा पिछलग्गू बन के रह गए, निश्चित रूप से आजसू के आज खत्म होने की दिशा में, क्योंकि इस बार भी देखिए चुनाव में सिर्फ एक विधायक उनका जीता, तिवारी महतो मांडू से जीते हैं वो, बहुत सिर्फ 600 वोटों से, 621 या 640 वोटों से, 140 नहीं 600 वोटों से। लेकिन 600 वोटों का भी आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है जो पार्टी के प्रभाव को वहां दिखा, क्योंकि उसमें भी आप समझ सकते हैं जो जेएलकेएम की बड़ी भूमिका रही उनके जीत में भी। यदि उनका उम्मीदवार वहां रहता और बेहतर और प्रदर्शन करता, उम्मीदवार तो था वहां पे, लेकिन उनकी वजह से वो आप कह सकते हैं जो जेएमएम की वहां से हार हुई और उनको मौका मिल गया। तो निश्चित रूप से पिछलग्गू बन के रह गई है या फिर ये एक स्थानीय नेतृत्व वाली चीज है, यानी पार्टी किसी नीति या किसी नीयत को लेकर। एक और मैं समझता हूँ कि देखिए आजसू जो थी झारखंडी अस्मिता को लेकर आगे बढ़ी, अब वो तेवर जो है खत्म होता गया धीरे धीरे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखती है, समझती है और करती है। राष्ट्रीय अस्मिता की खुशबू जो है ना कांग्रेस में आपको दिखेगी ना भाजपा में दिखेगी, वो आजसू में दिखती है, वो जेएमएम में आपको दिखेगी, वो जेएलकेएम में आप में दिखेगी। तो वो जो झारखंडी अस्मिता की बात थी जो आजसू में धीरे धीरे कम होती गई। देखिए बिल्कुल ये बात है, वो तेवर कम होता गया। एक दौर था जब उप मुख्यमंत्री के रूप में सुदेश महतो ने झारखंड में सबसे पहले पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया था। उसके बाद ही वो बिहार या दूसरे प्रदेशों में लागू हुआ था। तो एक दौर उन्होंने उस तरीके से भी पार्टी का रखा। जो आप राष्ट्रीय अस्मिता या झारखंडी अस्मिता की बात करते हैं, झारखंड में महिलाओं को आगे बढ़ाने में उनको या उनके सशक्तिकरण की बात जब करते हैं तो उसमें सुदेश महतो का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। खासकर एसएचजी झारखंड में सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो उनकी देन रही थी। महिलाओं को आरक्षण पंचायत चुनावों में 50% का तो सशक्तिकरण, वो उनकी देन रही थी। बावजूद इसके यदि आज उनकी स्थिति ऐसी है जो वो खुद अपना भी चुनाव अब नहीं जीत पाते हैं, बार बार वो चुनाव हार जाते हैं, दूसरे कैंडिडेट को वो नहीं जिता पाते हैं, तो निश्चित रूप से सिल्ली उनका गढ़ कहा जाता था। अभी कहा नहीं जाता था, है वो सिल्ली ही गढ़ है। सिल्ली ही एक ऐसी चीज है, आप यदि सिल्ली को दूसरी बार हारे ना वहां से, तीसरी बार हारे जी। आप यदि अमित महतो की पत्नी ने भी हराया था, 2 बार अमित महतो ने हराया और 1 बार उनकी पत्नी सीमा महतो ने हराया। सिल्ली को यदि आज भी यदि आप वहां चले जाएं तो कुछ एक संरचनाएं ऐसी सुदेश महतो ने अपने तो बिल्कुल किया है, बिल्कुल। तो मैं भी सिल्ली गया, देखा स्टेडियम क्या शानदार है, बिल्कुल बच्चों के लिए जो आर्चरी है हर साल। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। जो बिरसा मुंडा आर्चरी सेंटर जो है वहाँ पे वो उसके बच्चे, मधुमिता बेस्ट करके एक लड़की थी वहाँ से जिसने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था एशियाई खेलों में। तो निश्चित रूप से वो सिल्ली इलाका बहुत, सिल्ली में हर साल गुंज महोत्सव का आयोजन होता है। एक समय पूरा शहर गुलाबी हो जाता है, मैं गया था बिल्कुल। और वो मुंबई से मतलब कि वो कलाकार लोग आते थे। हेमा मालिनी आई थी, उनकी बेटी आई थी, शायद तो मैं गया था कई बार। तो ये एक देन रही है सुदेश। बावजूद इसके यदि आज वो
भाजपा के पिछलग्गू बन गए हैं, तो जिसकी वजह से ही है जो पार्टी की ये गति हो गई। और दूसरा, अब देखिए जो अब लगभग 20 साल उनको राजनीति में हो गए, 2005 में उन्होंने पहली बार विधायक का चुनाव जीता था। इन 20 सालों में कई युवा नेताओं ने अपनी झारखंड में उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें सबसे बड़ा नाम आप कह सकते हैं हेमंत सोरेन का है। उसके बाद जो आप कह सकते हैं टाइगर जयराम महतो का, जिस तरीके से टाइगर जयराम महतो ने, जिस समुदाय से सुदेश महतो आते हैं उसी समुदाय से जयराम महतो भी आते हैं। तो अब लोगों के पास, खासकर जिस एरिया में सुदेश महतो की राजनीति थी, उत्तरी छोटानागपुर में, दक्षिण छोटानागपुर के एक हिस्से में, खासकर सिल्ली में जैसा आप कह रहे हैं, या रामगढ़ में है, या फिर दूसरे मांडू के इलाकों में, जिनमें उनकी पकड़ थी, जिनमें वो आप कुर्मी समुदाय के वो नायक माने जाते थे उस समय, या उसी इलाके से अब जयराम महतो की मौजूदगी है। तो लोगों को एक विकल्प मिल गया है, जिसके आधार पर अब आप भविष्य क्या देखते हैं? क्या बदलाव लाएगी ये पार्टी अपने अंदर? देखिए, आप कई नए लोग जुड़े भी हैं, निश्चित रूप, देखिए पुराने लोग भी जुड़े हैं, जैसे प्रवीण प्रभाकर। वो निश्चित, देखिए वो जुड़ते जरूर है, क्योंकि प्रवीण प्रभाकर का नाम आपने लिया तो मुझे याद है जब वो पहले भी आजसू में रहते, बीच में उस सीटों को लेकर के, खासकर चुनाव लड़ने का उम्मीदवार बनने को लेकर के वो आजसू छोड़ करके भाजपा में चले गए थे। हालांकि उनको वहां पे भी बहुत ज्यादा अपने आप को बेहतर करने में या आगे आने में उनको नहीं मौका मिला, और वो वापस उन्होंने किया। तो कई लोग एक नेता के रूप में या अपनी एक छवि को रखने के लिए, एक आप कह सकते हैं जो ऊपर, अब जिनका चुनावी राजनीति में मन नहीं लगता, वो सिर्फ पद चाहते हैं, वो चाहते हैं, तो उसके आधार पर जरूर उनके साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए ना, तो आजसू का भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल नहीं। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि, देखिए एक बार मुझे याद आता है कि जेपी नड्डा पटना गए थे और कहा था कि अब छोटे दलों का समय नहीं रहा, बिल्कुल, है ना? तो कहीं ये भी पार्टी आजसू कहीं भाजपा में, इसका मतलब विलय तो नहीं हो जाएगी, ये इसकी शंका तो नहीं लगती है? देखिए, तो बीच में देखिए चर्चा चली थी कि चंद्रप्रकाश चौधरी भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा में जा रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं हुआ, बाद में खंडन किया उन्होंने। तो ऐसा क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित रूप से पार्टी को अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि यदि खासकर सुदेश महतो को भी ये सोचना पड़ेगा, जो यदि उन्हें अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता बचानी है तो उन्हें कोई एक बड़ा फैसला करना, वही तेवर अपनाना होगा, वही तेवर देखिए पहचान। मैं इसलिए इस बातों को कह रहा हूँ, हमारे शायद बहुत सारे दर्शक इस बात से सहमत ना भी हो, लेकिन आप बाबूलाल मरांडी को देख लीजिए, उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा बनाई, 10 विधायक उनके चुने गए थे। एक मौका ऐसा था जब 10 विधायक उनके चुने गए थे, लेकिन एक दौर फिर 2019 का यह भी आया जब उन्हें विधायक जाते गए दूसरे दल में। निश्चित रूप से वो नेता बन के वहां से निकलते हैं और वो दूसरे दलों में जाकर के विधायक बने, उसके बाद और वो मतलब नेता बन गए, दूसरे बड़े नेता बन गए, मंत्री बन गए। बीजेपी में ही आप देख लिया, अमर बावरी, नवीन जायसवाल, रणधीर सिंह, तो कई नेता ऐसे रहे जो उन्होंने किया। तो ऐसे में यदि बाबूलाल मरांडी जैसा शख्स, यदि वो अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर सकता है, तो निश्चित रूप से सुदेश महतो को भी आगे आकर के विलय करना चाहिए। इसका एक सबसे बड़ा फायदा देखिए, मुझे लगता है जो दोनों को, चाहे वो सुदेश महतो हो चाहे वो बीजेपी हो, उनको फायदा यह मिलेगा जो उन्हें एक बड़ा कैनवस मिल जाएगा। सुदेश महतो को, वो यदि वो बीजेपी का नेतृत्व में शामिल हो, तो बीजेपी में शामिल होता है, तो वैसी स्थिति में उन्हें भाजपा की पूरी काडर पार्टी जो अब हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्रों में मौजूद है, तो उनकी स्वीकार्यता उसमें ज़्यादा हो सकेगी, बशर्ते कि अभी आजसू नेता के रूप में। दूसरा एक महत्वपूर्ण यह होगा, जो बीजेपी के पास जो कुर्मी नेता का अभाव है, जो आज उनके पास कोई एक प्रमुख कुर्मी नेता या चेहरा नहीं है, उसकी कमी पूरी हो जाएगी यदि बीजेपी इस दिशा में आगे बढ़ती है। और मुझे लगता है जैसा आपने कहा, लेकिन उस समुदाय में तो सेंध लगा दिया जेल कैंप ने, नहीं वो टाइगर जयराम की पार्टी ने, वो एक पार्टी के रूप में उन्होंने लगाई है। लेकिन जब सीधा मुकाबला बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी का अभी भी उनकी ही आप कह सकते हैं जो कुर्मी वोट बैंक को ही बचाने के लिए बार बार बीजेपी को मतलब कि इनसे समझौता करना पड़ता है या चुनावी गठबंधन करना पड़ता है आजसू से। यदि वैसी स्थिति में जब आजसू इनमें विलय कर लेता है, तो वैसी स्थिति में तो फिर उनके पास वो विकल्प नहीं रहेगा। देखिए शैलेंद्र महतो को भी तो लेकर गए थे, इस्तेमाल नहीं किया भाजपा ने, लेकिन उनकी पकड़ अब वो नहीं रही जो एक दौर में, क्योंकि देखिए जब आप मतदाता बदलता है, उसका मिजाज बदलता है या उनकी उम्मीदें बदल जाती है, मुद्दे बदल जाते हैं ना, तो फिर वो पुराने नेता नहीं चल पाते। आपको युवा
दौर में या नेतृत्व में आपको वो बदलाव लाना पड़ेगा पुराने चेहरों के। इसलिए अभी भी देखिए पिछले वीडियो में आपने कहा था जो बीजेपी को नए अध्यक्ष के रूप में पुराने चेहरों की जगह अब नए नेतृत्व की तलाश करनी पड़ी। तो उसी तरीके से आज यदि सुदेश महतो को अपनी राजनीति बचानी है, उनको झारखंड की राजनीति में अपने आप को एक कहते हैं ना जो प्रभावी बनाए रखना है या उपयोगिता उसकी बनाए रखनी, तो उनको एक बड़ा फैसला करना चाहिए। और बिल्कुल सही कहा शैलेंद्र जी ने कि आजसू पार्टी या उसके सुप्रीमो सुदेश महतो को नया निर्णय लेना होगा। बदलाव जरूरी है, बदलाव जो है, समय जो है बदलाव चाहता है दोस्तों, और लोग भी चाहते हैं। हर समय चीज़ों को समझने के लिए नए टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, अभिव्यक्ति करने के लिए नए लहजे की ज़रूरत पड़ती है, नई भाषा की ज़रूरत पड़ती है, टोन की ज़रूरत पड़ती है। तो टोन जो है आजसू को बदलना होगा, सुदेश महतो को बदलना होगा, और फिर वो उस टोन को बरकरार रखना होगा जो उनकी शनाख्त रही है, जो उनकी पहचान रही है। अब देखिए आने वाला समय क्या परिवर्तन लाता है। चलिए साथियों, हम दोनों को आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले फिर वही आग्रह गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलिए, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।